गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका कोह इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं प्राग्ञ शर्मा। आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ बॉन्ड ऑफ लव। टाइटल है आज की स्टडी का द बॉन्ड ऑफ लव, प्रेम का बंधन। जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि प्रीवियस वीडियो को जब आपने देखा होगा तो आपको ये मालूम चल चुका होगा कि अपन लगभग इस चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर को जब लगभग अपन पूरा पढ़ चुके हैं तो इस चैप्टर की जो कहानी है वो अपन को थोड़ा बहुत याद हो चुकी है, उसको अपन समझ चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करता हूं जिससे कहानी अपने दिमाग में तरोताज़ा बनी रहे और आगे का चैप्टर अपन को आसानी से समझ में आ सके। कहानी प्रारंभ हुई थी कि लेखक अपने मित्रों के साथ मैसूर की यात्रा करता है। मैसूर की यात्रा करते समय संयोग से उसको एक भालू का बच्चा मिल जाता है। जब वह मैसूर में अपना काम खत्म करके वापस अपने शहर बेंगलोर आता है तो वह उस भालू के बच्चे को बड़ी प्रसन्नता से अपनी पत्नी को उपहार के रूप में भेंट कर देता है। उसकी पत्नी उस छोटे से भालू के बच्चे को एक खिलौने के रूप में पाकर के बड़ी प्रसन्न होती है और वह उसकी गर्दन के चारों ओर एक पट्टा, एक रंगीन जो रिबन होता है उसको बांधती है। और जब यह पता लगता है कि भालू का बच्चा नर प्रजाति का है तो वह उसका नामकरण कर देती है और उसको एक नाम देती है ब्रूनो। ब्रूनो नामक भालू का बच्चा लेखक के परिवार में बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिलकर अपनी जिंदगी को जीने लग जाता है। वह लेखक के परिवार में पहले से रह रहे दो अल्सेशियन प्रजाति के कुत्तों के साथ और लेखक के परिवार में रह रहे किराएदार के बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिलकर अपनी ज़िंदगी को जीने लगता है। प्रारंभिक अवस्था में छोटा होने के कारण वह भालू का बच्चा ब्रूनो बोतल से दूध पीता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह भालू का बच्चा बड़ा होने लगता है और बड़े होने के साथ साथ वह हर प्रकार की खाद्य सामग्री और हर प्रकार के पिए जाने वाले पेय पदार्थ को पीने लग जाता है। लेखक इस चीज का संदर्भ देता है कि वह खाने के रूप में किसी भी अनाज का बना हुआ दलिया खा लेता है, वह किसी भी प्रकार के मसाले से बनी हुई सब्जियों को खा लेता है, वह आइसक्रीम खा लेता है, चॉकलेट खा लेता है और पीने के रूप में लेखक बतलाता है कि वह शराब पी लेता था, शिकंजी पी लेता था, एरिएटेड वाटर को वह पी लेता था और यहाँ तक कि वह बियर भी पी लेता था। इस प्रकार से वह भालू का बच्चा लेखक के परिवार में खुशनुमा माहौल में बढ़ता रहता है। फिर एक दिन लेखक बताता है कि अचानक ही एक घटना घटती है कि लेखक चूहों से परेशान होकर के चूहों को मारने के लिए बेरियम कार्बोनेट नामक जहर को अपने पुस्तकालय में रखता है। दुर्भाग्यवश वह भालू जो होता है वह लेखक की लाइब्रेरी में घुसता है और घुस करके कुछ मात्रा में बेरियम कार्बोनेट नामक जो जहर होता है, पॉइजन होता है, उसको खा लेता है। उसका प्रभाव यह होता है कि भालू को लकवा मार जाता है, उसके शरीर में पैरालाइसिस आ जाता है, वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है, वह अपनी शक्ति को पूर्णतः खो चुका होता है। तो लेखक उसको बचाने के लिए वेटनरी के डॉक्टर के पास जाता है और वेटनरी का डॉक्टर 10 सीसी बिस्मारक जो दवाई होती है उस दवाई को भालू को देता है, अर्थात भालू के शरीर में इंजेक्शन से वह दवाई प्रविष्ट करा दी जाती है। लगभग 10 मिनट का समय बीतता है। 10 मिनट का समय बीतने के बाद भालू की हालत में किसी भी प्रकार से सुधार नहीं होता है, उसकी शारीरिक कमजोरी लगातार बढ़ रही होती है। तभी डॉक्टर दोबारा 1 और 10 सीसी इंजेक्शन जो होता है बिस्मारक दवाई के रूप में उस भालू के बच्चे को दे देता है। लगभग 30 मिनट के बाद भालू में परिवर्तन होता है, वह अपने हाथ पैरों को हिला सकता है और कुछ ही समय में आधा घंटा 30 मिनट बीतने के बाद वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि लेखक की पत्नी, लेखक के किराएदार और उसके बच्चे जो वो उस समय भालू को देख रहे होते हैं तो वह देखते हैं कि भालू जो है खड़ा होने के बाद अचानक ही खाना प्रारंभ कर देता है। वह खाता है और इस तरीके से खाता है, ऐसा लगता है जैसे तो वो लेखक और लेखक के साथ में खड़े हुए अन्य व्यक्तियों का परिहास उड़ा रहा हो। वह यह कहना चाहता हो कि मेरे जैसे भारी भरकम काले रंग के शरीर वाले भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट जहर क्या है।
मैं तो इससे भी अच्छा, इससे भी ज़्यादा जहर खा सकता हूं, तब भी मेरे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार से वह परिहास करता हुआ लेखक के सामने खाता रहता है। लेखक फिर एक और उदाहरण देता है कि एक दूसरे मौके पर लेखक दीमक मारने के लिए पुरानी गाड़ी के इंजन ऑयल को निकाल कर रखता है। दुर्भाग्य से वह भालू इस बार लगभग 4.5 लीटर 1 गैलन लगभग 4.5 लीटर इंजन ऑयल को पी जाता है। लेकिन किस्मत भालू के साथ होती है, इस तेल का, इस इंजन ऑयल का भालू के शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से दिन व्यतीत होते रहते हैं। एक दिन लेखक मन ही मन शंकित होता है कि भालू का बच्चा हमने पाला है, हमने इसको पाल पोस कर बड़ा किया है, बड़ा ही प्रेमी है, बड़ा ही स्नेही है, हमारे साथ मिलजुल कर रहता है, लेकिन आखिरकार है तो एक जानवर ही, और जानवर का क्या भरोसा कब वो नुकसान पहुंचाने वाली किसी हरकत को अंजाम दे दे। तो इस बात से शंकित होकर के लेखक और लेखक का पुत्र उसकी पत्नी को समझाते हैं कि भालू का बच्चा अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसको घर में नहीं रखा जा सकता, यह किसी भी समय हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसी प्रकार से लेखक के मित्र भी लेखक की पत्नी को समझाते हैं, लेकिन लेखक की पत्नी उस भालू को अपने से दूर करने के लिए राजी नहीं होती है। समझाइश का दौर लगातार चलता रहता है, समझाने की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इसी प्रक्रिया में कुछ दिन बीत जाते हैं और अंततः एक दिन वह आता है जब लेखक की पत्नी उस भालू के बच्चे को अपने से दूर करने के लिए राजी हो जाती है। तो लेखक आनन फानन में कि उसकी पत्नी अपने विचार को बदले, अपने निर्णय को बदले, इसी शीघ्रता में लेखक एक चिड़ियाघर के प्रबंधक को चिट्ठी लिखता है और उससे पूछता है कि क्या आपको अपने चिड़ियाघर में, अपने संग्रहालय में एक भालू का बच्चा रखना है। चिट्ठी का जवाब सकारात्मक आता है। प्रबंधक कहता है कि हाँ, हमें भालू का बच्चा रखना है और हम उस भालू के बच्चे को रख करके बहुत ही ज़्यादा आनंदित महसूस करेंगे। इस प्रकार के जवाब के साथ वह चिड़ियाघर का प्रबंधक लगभग 87 माइल 87 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ी सी गाड़ी में एक पिंजरे को भेज देता है। पिंजरा लेखक के घर पहुंचता है, भालू के बच्चे को अर्थात ब्रूनो को उस पिंजरे में रखा जाता है और गाड़ी रवाना होती है और वह पिंजरा चिड़ियाघर में आ जाता है। अब भालू चिड़ियाघर में आ गया, उधर लेखक की पत्नी भालू से बिछड़ गई, भालू लेखक की पत्नी से दूर हो गया, तो वह बड़ी दुखी और बड़ी व्याकुल रहती है। जब भालू उससे दूर होता है तो उस दूरी के प्रारंभिक दिनों में उसकी पत्नी खाना पीना छोड़ देती है और वह दिन भर केवल एक ही रट लगाए होती है कि मुझे ब्रूनो चाहिए, मुझे वह ब्रूनो भालू का बच्चा देखना है। वह नित्य प्रतिदिन अपने पति अर्थात लेखक से निवेदन करती है कि आप मुझे उस भालू के बच्चे को दिखाने ले चलिए। कुछ महीनों तक लेखक इस बात में कायम हो पाता है कि वह भालू के बच्चे से मिलवाने न ले जाए, लेकिन अंततः एक दिन ऐसा आता है जब लेखक की पत्नी लेखक को थोड़ी सी धमकी देती है और उससे बड़े ही सहज रूप में धमकी देते हुए कहती है, या तो आप मुझे अपनी कार से, अपनी गाड़ी से उस ब्रूनो नामक भालू के पास ले चलिए, नहीं तो मैं खुद ही स्वयं ही बस या ट्रेन में बैठ करके उस भालू से अर्थात ब्रूनो से मिलने चली जाऊंगी। तब लेखक थक हार करके पूरी तरह परेशान होकर के अपनी पत्नी को अपनी गाड़ी में बैठा करके चिड़ियाघर उस भालू के बच्चे के पास लाता है। इसी बीच क्या होता है, लेखक के मित्र और लेखक का बेटा ये विचार करते हैं कि अब ये उससे मिलने जा रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि भालू के बच्चे को बिछड़े हुए काफ़ी समय हो गया। अब भालू का बच्चा इसको पहचानेगा नहीं, वो ये नहीं जान पाएगा कि यही वो महिला है जिसने पाल पोस करके लाड़ प्यार से, बड़े दुलार से इसको बड़ा किया है, इसलिए इनका उस भालू से मिलने जाना व्यर्थ है। लेकिन जब लेखक और लेखक की पत्नी चिड़ियाघर में पहुंचते हैं और लेखक की पत्नी उस ब्रूनो के पिंजरे से कुछ दूरी पर होती है तो ब्रूनो उसको देखता है। ब्रूनो की निगाह लेखक की पत्नी पर पड़ जाती है और जैसे ही ब्रूनो उसको देखता है, देखते ही वह उसको पहचान लेता है और पहचानते ही वह खुशी के मारे झूमता है, हिलने लगता है, लहरने लगता है। लेखक की पत्नी पिंजरे की सलाखों के बीच जो जगह होती है उस जगह में से हाथ डाल करके उस भालू को सहलाने लगती है और वह उसको शिकंजी देती है, बिस्किट देती है, चॉकलेट देती है, हर वो चीज़ देती है जो वो उस भालू के बच्चे के लिए साथ में लेकर आई थी। भालू इन चीज़ों को खा करके बड़ा आनंदित होता है और खुशी के मारे अपने सिर के बल खड़ा हो जाता है।
तभी अचानक ही डिपार्टिंग टाइम, विदाई का समय होता है, अर्थात चिड़ियाघर के बंद होने का समय हो जाता है। और चिड़ियाघर के पहरेदार जो रक्षक होते हैं वह लेखक और लेखक की पत्नी को चिड़ियाघर से बाहर जाने के लिए कहते हैं। जब लेखक और लेखक की पत्नी चिड़ियाघर से बाहर आते हैं तो लेखक की पत्नी रोना प्रारंभ कर देती है। वह भालू से बिछड़ना नहीं चाहती है, वह रोने लगती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उधर भालू भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, वह पूरी तरह से उदास उतरे हुए चेहरे के साथ अपने पिंजरे में बैठ जाता है। तभी होता है कि लेखक की पत्नी उस चिड़ियाघर के प्रबंधक से एक निवेदन करती है कि श्रीमान, क्या मैं इस भालू के बच्चे को दोबारा अपने साथ अपने घर ले जा सकती हूँ। तो चिड़ियाघर का जो प्रबंधक होता है वह प्रबंधक उनको एक बहुत ही अच्छा उत्तर देता है और वो कहता है कि मैडम, यह भालू अब मेरी संपत्ति नहीं है, अब यह चिड़ियाघर में आ चुका है और चिड़ियाघर में आने के बाद इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, यह अब सरकार की संपत्ति बन चुका है और मैं किसी भी रूप में सरकार की संपत्ति आपको नहीं सौंप सकता। फिर वो उनको एक सलाह देता है कि देखिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं इस भालू को आपको वापस नहीं दे सकता, लेकिन मेरे जो सुप्रीडेंट हैं अर्थात मेरे से ऊपर के जो अधिकारी हैं, यदि वो अधिकारी आपको सहमति कर दें अर्थात वो अधिकारी यदि आपको अनुमति दे दें तो आप उस भालू के बच्चे को वापस अपने साथ ले जा सकती हो। इस प्रकार से वह उनको समझाता है। तो आगे की कहानी क्या है, तो आगे की कहानी को पढ़ने के लिए आप लगातार बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूं आगे की कहानी की ओर। तो देखिए, आगे की कहानी प्रारंभ होती है कि देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, कि जब वो चिड़ियाघर का प्रबंधक लेखक की पत्नी को ये समझाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यदि मेरा सुप्रीडेंट इस चीज के लिए राजी हो जाता है कि आप इस भालू के बच्चे को यहाँ से दोबारा ले जाएं तो मैं ले जाने दूंगा, मैं सहज ही ये भालू का बच्चा आपको दे दूंगा। जब लेखक और लेखक की पत्नी इस बात को सुनते हैं तो इस बात को सुनने के बाद देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, वे वापस बेंगलोर की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। कि लेखक और लेखक की पत्नी क्या करते हैं, वापस बेंगलोर की यात्रा को प्रारंभ कर देते हैं। एंड अ विजिट टू द सुप्रीडेंटेंट्स बंगलो, और सुप्रीडेंट के बंगले पर, सुप्रीडेंट के निवास पर उससे मिलने चले जाते हैं, क्योंकि उसने सलाह दी थी कि मेरे जो उच्च अधिकारी हैं, मेरे जो सुप्रीडेंट हैं, वही इसकी अनुमति दे सकते हैं। तो इस बात को सुनकर के वे बेंगलोर की यात्रा प्रारंभ करते हैं और सुप्रीडेंट अर्थात प्रबंधक से जो ऊंचा अधिकारी, जो उच्च अधिकारी होता है, उस उच्च अधिकारी के निवास पर मिलने चले जाते हैं। अ टीयरफुल प्लीडिंग, वहां पहुंच करके अर्थात उस अधिकारी के सामने जाकर के टीयरफुल प्लीडिंग, रोते हुए निवेदन किया जाता है। कि उस अधिकारी के सामने जाकर के टीयरफुल प्लीडिंग, रोती हुई अवस्था में प्लीडिंग, करुण निवेदन किया गया, बाबा एंड आई आर बोथ फ्लैटरिंग फॉर ईच अदर। और वो निवेदन किया गया कि क्या कहा, बाबा एंड आई, कि बाबा और मैं, अर्थात लेखक की पत्नी निवेदन कर रही है और कह रही है कि बाबा एंड आई, कि बाबा और मैं, आर बोथ फ्रेटिंग, दोनों के दोनों दुखी हैं, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। कि मैं और वो बाबा अर्थात ब्रूनो जो भालू का बच्चा, क्योंकि उसका नाम बदल के बाबा कर दिया गया था, कि वो बाबा जो भालू है जो आपके पिंजरे में है, वो और मैं दोनों एक दूसरे के लिए फ्रेटरिंग, दुखी हैं, दोनों एक दूसरे से बिछड़ने के गम में पागल से हैं। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे वह वापस दे दोगे, कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। तो विल यू प्लीज, क्या आप मुझे गिव हिम बैक, वो वापस दे दोगे। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन, वह एक दयालु व्यक्ति था, अर्थात वह जो सुप्रीडेंट था, काइंड हार्टेड मैन, एक बहुत ही दयावान व्यक्ति था। एंड और कंसेंटेड, नॉट ओनली दैट बट ही रोड द क्वार्टर। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लूँ जिससे पढ़ने में आसानी रहे अपन को। कि देखिए यहाँ से कि बाबा और मैं दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, तो वह एक दयालु हृदय का व्यक्ति था। एंड कंसंटेड, और एक बहुत ही सोचा समझा, सटलीकेदार व्यक्ति था। नॉट ओनली दैट बट ही रोड द क्वार्टर टेलिंग, उसने ना केवल क्वार्टर टेलिंग, वहां के पहरेदारों को, वहां के रक्षकों को चिट्ठी लिखी। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और स्लाइड अप कर लूँ जिससे अपन को पढ़ने में और ज्यादा आसानी रहे। कि उसने ना केवल वहां के पहरेदारों को, वहां के रक्षकों को चिट्ठी लिखी
कि हिम टू लैंड अस ए केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, बल्कि उसने चिट्ठी में ये लिखा कि टू लैंड अस ए केज, के वो हमें एक पिंजरा दें। लैंड का मतलब उधार देना, कि वो हमें उधारी पर एक पिंजरा भी दें फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, जिससे हम उस बियर को, उस भालू को ट्रांसपोर्टिंग टू बेंगलोर, बेंगलोर लेकर आ सके। ट्रांसपोर्टिंग होता है यातायात। कि उसने उस दरबारी को, बाबा को वापस देने के लिए चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में यह भी लिखा कि आप इस भालू को बेंगलोर तक पहुंचाने के लिए इन महाशयों को, अर्थात लेखक और लेखिका को, दोनों को एक पिंजरा भी उधारी के रूप में दे दें। इस प्रकार से उसने उस कोर्टियर को चिट्ठी लिख दी। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, हम एक बार फिर मैसूर वापस आ गए। क्यों? क्योंकि चिड़ियाघर कहाँ था? मैसूर में था। तो देखिए, बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, हम उस सुप्रीडेंट से मिलकर के एक बार वापस मैसूर आ गए। आर्म्ड विद द सुप्रीडेंटेंस लेटर, आर्म्ड सुसज्जित होकर के, यहां पर अर्थ लगाएं अपन लेकर के। क्या लगाएं अपन? लेकर के। आर्म विद द सुप्रीडेंटेंस लेटर, कि हम एक बार फिर उस सुप्रीडेंट की चिट्ठी को लेकर के वापस कहां आए? मैसूर आ गए। बाबा वाज ड्राइवन इनटू अ स्मॉल केज, बाबा को एक छोटे से पिंजरे में रखा गया। एंड और हॉइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, हॉइस्टेड रख देना, टिका देना, कि बाबा को एक छोटे से पिंजरे में रखा गया और उस पिंजरे को हॉइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, जो हमारी कार थी, जो हमारी गाड़ी थी, उस गाड़ी के ऊपर टिका दिया गया, रख दिया गया। द केज वाज टाइट सिक्योरली, पिंजरे को टाइट सिक्योरली, अच्छी तरह से बांधा गया। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी, और एक बहुत धीमी और सावधानी पूर्वक वापसी की यात्रा टू बेंगलोर, बेंगलोर के लिए वाज अकम्प्लिश्ड, पूरी की गई। कि बाबा को एक छोटे से पिंजरे में रखकर गाड़ी के ऊपर रख दिया गया और उस पिंजरे को अच्छी तरह से बांधा गया। और जब पिंजरा बंध गया तो उसके बाद एक बहुत धीमी और एक बहुत ही सावधानीपूर्ण बेंगलोर की वापसी की जो यात्रा थी, वह यात्रा पूरी कर ली गई। वंस होम, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. Once home, once एक बार फिर, once एक बार फिर, home हमारे घर पर, a squad, squad का मतलब होता है दल, कुलीज, कुलीज का मतलब काम करने वाले व्यक्ति, यहां अपन कह सकते हैं श्रमिक। इंगेज्ड, इंगेज्ड का मतलब जर्नली होता है लिप्त, लेकिन यहां पर होता है लगा लेना। क्या अर्थ लगाएंगे अपन? लगाना, काम पर लगाना। इन अवर कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब घर का आंगन। अब देखते हैं, वंस होम एक बार फिर, अ स्क्वाड ऑफ कुलीज श्रमिकों का एक दल, वर इंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क विशेष काम के लिए लगाया गया, इन अवर कंपाउंड हमारे घर के आंगन में। कि पहले तो और किसी काम से लगाया गया होगा, लेकिन एक बार फिर हमने कुलियों के एक दल को हमारे घर के आंगन में एक विशेष प्रकार का काम करने के लिए लगाया। एन आइलैंड वाज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एन आइलैंड, एक टापू का, एक द्वीप जैसी जो जगह होती है, एक द्वीप, एक टापू नुमा जगह का निर्माण किया गया। क्योंकि बाबा को लेकर हम आ गए, तो अब बाबा के लिए अर्थात उस भालू के बच्चे के लिए एक टापू नुमा जगह का निर्माण किया गया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, वह टापू 20 फीट लॉन्ग, 20 फीट लंबा था। एंड और 15 फीट, और लगभग 15 फीट वाइड, 15 फीट चौड़ा था। कि वह जो टापू का सा निर्माण किया गया था हमने बाबा के लिए, वह टापू क्या था? 15 फीट लॉन्ग, लगभग 20 फीट लंबा, एंड 15 फीट वाइड, लगभग 15 फीट चौड़ा था। आगे देखिए, इट वाज, सॉरी ये मैंने पढ़ा दिया, एंड वाज सराउंडिंग बाय ए ड्राई पिट, और वह ये 20 फीट लॉन्ग, 20 फीट लंबा, एंड 15 फीट वाइड और 15 फीट चौड़ा जो टापू था, वह टापू वाज सराउंडेड बाय ए ड्राई पिट, एक सूखी पिट मतलब खाई, यहां अपन कह सकते हैं गड्ढा, एक सूखी खाई, एक सूखे गड्ढे नुमा आकृति से घिरा हुआ था। और मोट, एक खाई से घिरा हुआ था। 6 फीट वाइड, जो लगभग 6 फीट वाइड, 6 फीट चौड़ी थी, एंड 7 फीट डीप, और 7 फीट गहरी थी। समझो कि हमने बाबा के लिए एक द्वीप, एक टापू जैसी संरचना का निर्माण किया,
और वह टापू जैसी संरचना लगभग 20 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी थी। और वह 20 और 15 फीट चौड़ी जो जगह थी वह जगह 6 फीट वाइड, लगभग 6 फीट चौड़ी और 7 फीट गहरी खाई जैसी संरचना से घिरा हुआ था। A wooden box that once housed Frost was brought and put on the island of Baba। देखिए, a wooden box एक लकड़ी का डब्बा, a wooden box एक लकड़ी का डब्बा, that once housed जो कभी घर हुआ करता था, that once housed जो कभी घर होता था, कि एक लकड़ी का छोटा सा बक्से नुमा आकृति, एक पिंजरे नुमा या एक डब्बे नुमा आकृति जो कभी घर हुआ होती करती थी। फ्रॉज, फ्रॉज का मतलब मुर्गी, फॉल्स, फॉल्स मुर्गी, कि एक लकड़ी, एक डब्बा जो कभी मुर्गियों का घर हुआ करती थी, बाज ब्रॉट उस लकड़ी के डब्बे को लाया गया, एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा और उस टापू पर बाबा के लिए रख दिया गया, टू स्लीप इन एट नाइट जिससे बाबा रात्रि में सो सके। कि एक लकड़ी का डब्बा सा था, एक बक्से नुमा आकृति थी जिसमें किसी समय में मुर्गियां रखी जाती थी। तो अब मुर्गियां तो थी नहीं, इसलिए उस लकड़ी के बक्से नुमा आकृति को उस टापू पर लाकर रख दिया गया ताकि बाबा उस डब्बे में, उस आकृति में जाकर रात को सो सके। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड, उस डब्बे में स्ट्रॉ घास फूस भरना, तिनके, स्ट्रॉ तिनका या घास फूस, कि उस डब्बे में घास फूस रखी गई, टू कीप हिम वार्म जिससे वह गर्म रह सके, एंड हिज बेबी और उसका बेबी बच्चा भी रखा गया, द नर्ल ऑफ स्टम्प। नर्ल और स्टम्प का मतलब लकड़ी का गट्टा। क्या होता है? लकड़ी का गट्टा। अब ये आपको समझना है पहले से, क्यों? क्योंकि लेखक ने कहा था कि बाबा कुछ अटकेलियां करता था और बाबा से जब ये कहते थे कि बाबा बेबी कहाँ है, तो बाबा तुरंत ही उस तूड़े में से, उस भूसे में से उस लकड़ी के गट्टे को लेकर आता था और ऐसे हिलाता था जैसे वो किसी बच्चे को खिला रहा है। तो वो लकड़ी का गट्टा जो किसी समय में बाबा के लिए बच्चा हुआ करता था, उसको भी लेकर आए थे, अलॉन्ग विद हिज गन, उसकी बंदूक को भी लेकर आए थे, द पीस ऑफ बम्बू, वह बंदूक जो कि एक बांस की लकड़ी थी, एक बांस का टुकड़ा थी, बोथ ऑफ विच, इन दोनों की दोनों चीजों को, अर्थात उस लकड़ी के गट्टे को, भालू के लिए बाबा और लेखक के लिए लकड़ी का गट्टा, भालू के लिए बंदूक और लेखक के लिए एक बांस का टुकड़ा, इन दोनों चीजों को हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व, भावुकतावश लगाव में आकर के प्रिजर्व सुरक्षित रखा गया था, सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, जब उसे चिड़ियाघर में भेजा गया। कि जब हमने इस बाबा नामक भालू को चिड़ियाघर भेजा था, तब हमने उसका वो लकड़ी का गट्टा जिसे वह बच्चे के रूप में खिलाता था और वो बांस का टुकड़ा जिसे वह बंदूक की तरह किसी पर भी तान देता था, उसको भावुकतावश लगाव में आकर के स्नेहपूर्ण तरीके से हमने बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखा था। हम उन दोनों चीज़ों को भी उस पिंजरे में लेकर के आ गए। वर पुट बैक हिम टू प्ले विद, और वो दोनों चीज़ें टू प्ले विद, खेलने के लिए उसके पिंजरे में, उस लकड़ी के डब्बे में रख दी गई। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे की कहानी को पढ़ते हैं। तो मैं इसको वापस स्लाइड अप कर लेता हूँ, आज बहुत बार स्लाइड अप करना पड़ रहा है अपन को। आगे देखिए, आगे क्या था? इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द कुलीज हॉइस्टेड द केज ऑन द आइलैंड। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द कुलीज जो श्रमिक थे, उन श्रमिकों ने हॉइस्टेड टिका देना, रख देना, हॉइस्टेड द केज उस बाबा के पिंजरे को, ऑन टू द आइलैंड उस टापू पर रख दिया, एंड बाबा वाज रिलीज्ड और बाबा को पिंजरे से आज़ाद कर दिया गया। कि कुछ ही दिनों में उन्होंने वो टापू जो बनाना था वो टापू बना दिया, और टापू बनाने के बाद जो बाबा का पिंजरा था जिसमें बाबा रखा हुआ था, उस पिंजरे को उस टापू पर रख दिया, और टापू पर रखने के बाद उस पिंजरे को खोलकर बाबा को मुक्त कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड, वो डिलाइटेड आनंदित था, वह पिंजरे से बाहर निकलने के बाद, मुक्त होने के बाद आनंदित था, खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंगल्स, वह अपने हिंगल्स, अपने पुट्ठों के बल खड़ा हुआ था, अपने पुट्ठों के बल खड़ा हुआ था। ही पॉइंटेड हिज गन एंड
क्रेडल हिज बेबी, वह पॉइंटेड हिज गन, वह अपनी बंदूक को इंगित किए हुए था, अर्थात वह बांस का टुकड़ा जिसे वो बंदूक समझता था वह उस बंदूक को पॉइंटेड, बंदूक की तरह इंगित किए हुए था। एंड क्रेडल हिज बेबी, और अपने उस बच्चे को, वो लकड़ी का टुकड़ा जिसको वो बच्चा समझता था, उस बच्चे को क्रेडल, झूला झुला रहा था, पालने में हिला रहा था। माई वाइफ स्पेंट हावर सिटिंग ऑन अ चेयर, मेरी पत्नी स्पेंट हावर, घंटों बिताया करती थी, सिटिंग ऑन अ चेयर, एक कुर्सी पर बैठ करके, वाइल ही सेट ऑन हर लैप, और वह उसकी गोदी में बैठा रहता। कि मेरी पत्नी, अब वो बाबा वहां चला गया टापू पर, तो मेरी पत्नी वहां टापू पर कुर्सी पे बैठ के घंटों बिताया करती थी और उधर बाबा उसकी गोदी में बैठा हुआ रहता था। ही वॉज 15 months ओल्ड, वह 15 महीने का हो गया था। एंड प्रेटी हैवी टू, और अभी भी पहले की तरह ही सुंदर था। कि बाबा 15 महीने का हो चुका था, लगभग अपन यह कह सकते हैं 1.25 साल का हो गया था, लेकिन अभी भी पहले की तरह वो सुंदर और अच्छा नजर आता था। द वे, वो तरीका जिस तरीके से माई वाइफ, मेरी पत्नी, रीचेज द आइलैंड, टापू पर पहुंचती थी। क्यों? क्योंकि अपन को यहाँ दिमाग लगाना, समझना पड़ेगा। टापू जो था वो क्या था, लगभग 7 फीट चौड़ी, तो सॉरी 6 फीट चौड़ी और 7 फीट गहरी खाई से घिरा हुआ था। तो टापू पर पहुंचने का तरीका आसान तो नहीं होगा। तो वो तरीका, जिन तरीकों से माई वाइफ रीचेज द आइलैंड, मेरी पत्नी उस टापू पर पहुंचती थी, एंड लीव्स इट, और जब वो टापू से वापस आती थी, वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ज्यादा रुचिकर है। कि अब लेखक बताता है कि वो तरीके, जिन तरीकों से मेरी पत्नी उस भालू के पास टापू पर पहुंचती है और भालू से मिलकर के टापू से वापस आती है, ये दोनों ही तरीके क्या हैं, इंटरेस्टिंग, बड़े ही रुचिकर हैं। अब वो कैसे हैं देखिए। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री, कि मैंने ऑफ अ मैंगो ट्री, एक आम के पेड़ की ओवर हैंगिंग का मतलब झूलती हुई या लटकती हुई। लेखक कहता है कि मैंने आम के पेड़ की एक झूलती हुई, एक लटकती हुई शाखा पर टाइड अ रोप, एक रस्सी बांध दी। वो तरीका बता रहा है कि मेरी पत्नी किस तरीके से टापू पर जाया करती थी। तो मैंने वहां टापू के पास एक आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ की ओवर हैंगिंग ब्रांच, एक झूलती हुई, एक लटकती हुई शाखा पर टाइड अ रोप, एक रस्सी बांध दी। विद अ लूप एट इट्स एंड, और उसके एक किनारे पर, कि जो रस्सी होती है, जैसे ये रस्सी है, ये रस्सी है, तो एक किनारा ये और एक किनारा ये, तो लेखक कह रहे हैं कि उस रस्सी के एक किनारे पर लूप, एक फंदा बना दिया। क्या बना दिया? इस तरीके से एक फंदा बना दिया। पुटिंग 1 फुट इन द लूप, मेरी पत्नी पुटिंग 1 फुट इन द लूप, एक पैर को तो उस फंदे में रखती। कि मेरी पत्नी क्या करती, एक पैर को तो उस लूप में, उस फंदे में रखती। सी किक्स ऑफ विद द अदर, और दूसरे पैर से किक्स ऑफ, जमीन को लात मारती। किक्स ऑफ, लात मारना, दूसरे पैर से क्या करती, जमीन से लात को मारती। टू ब्रिज द 6 फुट गैप, उस 6 फीट के गैप को पार करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूट द वाइड ऑफ द सराउंडिंग पिट, जो कि उस सराउंडिंग पिट, चारों ओर की खाई को घेरे हुए था। कि चारों ओर, टापू के चारों ओर जो 6 फीट की खाई बनी हुई थी, उस खाई को पार करने के लिए मेरी पत्नी क्या करती, एक पैर को तो फंदे में रखती और दूसरे पैर से जमीन को जोर से लात मारती, जोर से झटका देती, तो वह झूल जाती और झूलते हुए टापू पर पहुंच जाती। इस प्रकार से बड़े ही रुचिकर तरीके से मेरी पत्नी उस भालू से मिलने के लिए टापू पर जाया करती। क्लियर है? आगे देखिए, द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और रिटर्न जर्नी, वापसी की यात्रा भी इज मेड द सेम वे, बिल्कुल इसी तरीके से पूरी की जाती। अर्थात वह टापू पर पहुंचती, टापू पर पहुंचने के बाद जब वापस आना होता तो दोबारा पैर को फंदे में रखा और दूसरे पैर से दोबारा टापू की जमीन को लात मारी और 6 फीट के दायरे को पार करके इस ओर आ गई। इस प्रकार से वो लेखक कहता है कि उसके आने और जाने का तरीका दोनों ही बड़े रुचिकर थे। बट लेकिन हु कैन से, कौन कह सकता है, दैट अ स्लॉथ बियर, कि एक सुस्त आलसी किस्म के भालू में हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन, स्नेह का कोई भाव नहीं होता।
इन चीज़ों को देख करके कौन कह सकता है कि एक सुस्त धीमी चाल के मंद गति के आलसी से भालू में स्नेह का, चाहत का, लगाव का कोई भी भाव नहीं होता है। नो मेमोरी, कि उसकी कोई याददाश्त नहीं होती है। एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, और उसकी कोई व्यक्तिगत चारित्रिक विशेषताएं नहीं होती। इन चीज़ों को देख करके ऐसा व्यक्ति कौन है जो ये कह सकता है कि एक भालू में ये चीज़ें नहीं होती हैं। एक भालू में निश्चित रूप से ऐसी चीज़ें होती हैं। क्लियर है? इस प्रकार से आज अपन का ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो को आप लगातार देखते रहिए और लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बेस्ट ऑफ लक।